जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा करता हूं आप सभी अपनी तैयारी को बड़े ही शानदार अंदाज में लेके चल रहे होंगे। क्लास थोड़ी सी लेट हुई है, माफ़ी चाहूँगा। कारण ये रहा कि टेक्निकल इशू था। एक OBS होता है जो हमारे कैमरे से कनेक्ट है और मेरी वीडियोज़ को आप तक वही भेज रहा है, तो वो स्टक कर रहा था, मतलब हैंग हो रहा था। 3-4 बार उसको ऑन ऑफ करने के बाद वो मुश्किल से चला है। इस वजह से क्लास आपकी थोड़ा सा 20 मिनट लेट हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कोई बात नहीं है, इस क्लास को हम थोड़ा सा आधा घंटे फालतू ले लेंगे, मतलब 1 घंटे ही हम इस क्लास को कवर करेंगे। उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक बार सभी प्यारे दोस्त आएंगे, स्वागत है सभी का। मुझे बताएंगे कैसे हैं आपके हालचाल, और कल की क्लास से एक क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया रिवीजन करके आते होंगे। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताएं, जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एक कैसी राशि है? डिस्प्लेसमेंट एक कैसी राशि है? राशियां दो ही होती हैं, या तो अदिश या तो सदिश। तो बताइए, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है? यानी कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर ये वेक्टर क्वांटिटी है? इस बात का जवाब आप सभी दीजिए। तब तक 2 बातें आपसे हो जाएं। कैसे हैं आप सबके हालचाल? कमेंट दिखाओ एक बार। सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको सूचना ना हो और क्लास बंद कर दी जाए या क्लास ना हो। अगर क्लास ऑफ होती है तो उसकी सूचना आपको जरूर दे दी जाती है, या तो 1 दिन पहले, और कोई इमरजेंसी होती है तो फिर आपको एग्जैक्ट 8 बजे उसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन ये टेक्निकल इश्यू था, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हरीश भैया तभी से थोड़ा देख रहे थे उस चीज़ को, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। हाँ बिल्कुल, मैराथन था आज यूपी पुलिस में, सुबह मैराथन कवर हुई है। पर आप सभी कहते हैं कि ये कैसी राशि है? ये एक वेक्टर राशि है, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि हमें इसमें दिशा का ख्याल भी रखना पड़ता है। भाई हरीश, पेन चेंज कर दो थोड़ा। इसमें हमें किसका ख्याल रखना पड़ता है? दिशा का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने लंबाई के बारे में पढ़ा था। कल हमने लंबाई को कंप्लीट किया था, एक राशि। आज वैसे ही हम और 2 राशियां कंप्लीट करेंगे, और उनमें पहली राशि है आपकी चाल। हम देखेंगे चाल क्या होती है, स्पीड क्या होती है, और साथ ही हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसका वेग से, यानी कि वेलोसिटी से। ठीक है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि एक वस्तु या कोई भी चलने वाली चीज कितने समय में कितनी दूरी तय करती है, तो आप क्या करोगे भाई? दूरी का समय से डिवाइड करोगे, आप यही करोगे। तो अगर आपको किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की चाल निकालनी है, तो आप दूरी का समय से डिवाइड कर देते हैं। ये मैथ्स में भी है, वेल नोन फॉर्मूला है, सभी दोस्त इसके बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस और अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं? चाल। अब देखिए, ये आज तक आपने पढ़ा, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि लंबाई के नाम पे केवल दूरी होती है। लंबाई के नाम पे केवल दूरी होती है भाई। लंबाई के नाम पे तो विस्थापन भी होता है। लंबाई के नाम पे तो विस्थापन भी होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ठीक है। और विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेग कहते हैं। ठीक है। हाँ, एयरफोर्स में वीडियो चल रही थी, वो तो 5-7 मिनट बाद खत्म हो गई थी। बस उसके बाद में ये दूसरे स्टूडियो में क्लास लगी थी, जिसमें थोड़ी समस्या थी। चलो, अब देखिए, अब ये हो गए फॉर्मूले। इनकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो आप एक बात हमेशा याद रखना, बस हम फॉर्मूले याद करेंगे, हम परिभाषा बनाना उसी से सीखेंगे, मात्रक बनाना उसी से सीखेंगे, विमा बनाना उसी से सीखेंगे, ये सदिश है या अदिश है, सारी चीजें हम उसी से सीखेंगे। अगर आपको इतनी जानकारी समझ आ गई है तो ये मान लो ये दोनों राशियां पूर्णतया आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है। देखिए, अब बात करें इसकी परिभाषा क्या बनेगी। तो जब भी किसी भी राशि में समय का भाग लगेगा, किसी भी राशि में अगर समय का भाग लगेगा,
तो हम उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? जैसे दूरी में समय का भाग लगा है तो हम कहेंगे कि दूरी की दर को चाल कहते हैं। दूरी की दर को चाल कहते हैं। दूरी की दर को चाल कहते हैं, यानी कि हम बोलेंगे रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, तो आगे से हम बिल्कुल ऐसे ही परिभाषा बनानी सीखेंगे कि अगर किसी राशि में समय का भाग लगा है तो हम कह देंगे कि उसकी दर को ये कहते हैं। अब एक बार सभी दोस्त मुझे ऐसे ही वेग की परिभाषा और बना के बताओ, जल्दी से सभी बताएंगे एक बार मुझे वेग की परिभाषा बना के। निर्माण वाली फिजिक्स की क्लास काफ़ी है एएलपी में। भाई ऐसा नहीं होगा दोस्त, निर्माण बैच में वो शायद सीजीएल के लिए था और सीजीएल की फिजिक्स बहुत बेसिक स्तर की आती है, लेकिन यहाँ की फिजिक्स अच्छे खासे स्तर की रहती है। लेट होने का कारण ये था भाई, 5-7 मिनट तो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, उससे ओवर हो गए। ऐसा होता है इन्फॉर्मेशन वीडियो में यार पूरी जानकारी दे के ही आया जाएगा, और फिर ओबीएस में थोड़ा सा इशू था, टेक्निकल इशू भी था ना। तो आप देखें वो वीडियो तो लगभग आपकी 8:05 तक ख़त्म हो गई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने आप सभी के शुरू हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्लास पूरी 1 घंटे होगी, 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। बहुत बढ़िया। तो चंदन विश्वकर्मा जी का सबसे पहला मुझे जवाब दिखा है और वो कहते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो इनका आंसर क्या आया है कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। बिल्कुल, अगर विस्थापन के नीचे समय का भाग लगा है तो हम क्या कहेंगे? विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि हम बोलेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, ऐसे परिभाषा बना लेंगे। अब कोई आपसे पूछे भैया मात्रक क्या होता है, तो मात्रक बड़ा ही आसान है, रटना बिल्कुल भी है ही नहीं। आप कहोगे दूरी का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। अब एक बात बताओ, आपसे कोई यहां का मात्रक पूछे तो क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ एक बार। बहुत बढ़िया। अब देखो, आप ये कहोगे कि भाई मात्रक तो इसका भी मीटर होता है और मात्रक इसका भी सेकंड है, तो इसका भी मात्रक क्या रहेगा? मीटर प्रति सेकंड ही इसका मात्रक रहेगा। ठीक, तो दोनों के मात्रक क्या रहेंगे? मीटर प्रति सेकंड ही दोनों के मात्रक हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे इसकी विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि इसकी डायमेंशन होगी, देखो मीटर की डायमेंशन क्या होती है? L, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं हम? T। अब विमा जो बिल्कुल बीच में से बढ़ रहा है उसको नहीं समझ में आएंगी, विमा समझ में आएंगी उनको जिन्होंने पहली दूसरी क्लास ली है जिसमें हमने विमा के बारे में सीखा है। तो या तो L/T कहिए या आप कहिए LT की पावर -1, या आप कहिए LT की पावर -1। अगर देखो मात्रक से विमा बनती है और मात्रक दोनों के सेम हैं तो विमा भी दोनों की कैसी होंगी? बिल्कुल सेम ही रहेंगी, है ना। विमा भी दोनों की कैसी होंगी? बिल्कुल ही सेम होंगी। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सदिश है या अदिश है, अब यहां से हम जितनी राशियां हमने याद कर रखी हैं उनके आधार पर अब हम सीखेंगे
कि कैसे बाकी अदिश सदिश राशियों को बनाया जाता है। देखो, पहली बात तो याद रखना कि सातों जो मूल राशियां हैं वो सात की सातों अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। सात की सातों राशियां कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं राशि, ध्यान से सुनना। चाल किससे मिलकर बना है? दूरी बटे समय से। अब दूरी क्या है? तुम कहोगे कि भैया दूरी जो है वो अपने आप में एक अदिश राशि है, तो याद रखना अदिश राशि के लिए हमेशा प्लस लिख देना, अदिश राशि के लिए प्लस। और समय कैसी राशि है? तो समय भी एक अदिश राशि है। समय एक मूल राशि है और मूल राशियां सारी अदिश हैं यानी स्केलर हैं, तो इसके लिए भी प्लस लिख देना। बोलो प्लस बटे प्लस क्या आया? प्लस ही आएगा भाई। प्लस बटे प्लस में प्लस का भाग करोगे प्लस ही आएगा, कोई भी संख्या लोगे। प्लस किसको कह रहे हैं हम? अदिश राशि को, यानी कि स्केलर क्वांटिटी को कह रहे हैं। तो जब जो भी आंसर आए प्लस आए तो वो स्केलर क्वांटिटी है यानी कि अदिश राशि है। तो ये कैसी राशि है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम यहां लगाएं इस रूल को, ये एक बड़ा ही लाजवाब नियम है जो आपको बहुत सारी चीजों को रटने से बचाएगा। विस्थापन कैसी राशि है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है और सदिश के लिए लगाना माइनस। समय एक अदिश राशि है, इसके लिए प्लस, और माइनस बटे प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो माइनस के लिए आप क्या लगा दोगे? माइनस का मतलब है कि वो एक सदिश राशि है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। जरा बताइए कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मजा आ गया। अब देखो जिनको यही नहीं पता प्लस बटे प्लस क्या होता है वो एक बार देख लो। देखो प्लस में भाग करोगे प्लस का तो प्लस आएगा, ठीक है। प्लस में भाग करोगे माइनस का, सारे रूल लिख लो, ये तो मैथ के हैं वैसे। प्लस में भाग करोगे माइनस का ही आएगा, माइनस में भाग करोगे प्लस का माइनस आएगा, माइनस में भाग करोगे माइनस का प्लस आएगा। गुणा में अगर हम देखें तो प्लस में अगर माइनस की गुणा करोगे तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस की गुणा करोगे माइनस, माइनस में माइनस की गुणा प्लस। अब क्या बचा? प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा। तो माइनस प्लस वाले रूल से हम बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे प्रकार से राशियों को बना सकते हैं। भाई हितेश एक बार आप वीडियो को पीछे करके और दोबारा से चलाइए अगर आपकी वीडियो स्टक हो रही है तो। तो वेलोसिटी एक सदिश राशि है यानी वेक्टर, और चाल एक अदिश राशि है। आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे कुछ ही राशियां हमें याद रखनी पड़ेंगी और उन्हीं की मदद से हम निकाल देंगे कि कैसी राशि सदिश है और कौन सी राशि अदिश है। बस उसके लिए आपको बेसिक राशियों का पता होना चाहिए। सात तो मूल राशियां याद रख लीजिए, वैसे मूल राशियां याद रख लीजिए, उन्हीं से सारी बात बन जाती है। बस मूल राशियां आप याद रखिए कि वो सात की सातों अदिश हैं। कुछ सदिश को याद रखिए जैसे दूरी, विस्थापन, ये बेसिक हैं, हर एक राशि को बनाने में काम आती हैं। टाइम को पॉजिटिव कैसे लिया? समय एक अदिश राशि है, अदिश को प्लस लीजिए अमन कुमार। जितनी भी मूल राशियां हैं वो सारी की सारी अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, सब की जगह प्लस लिखेंगे। समय एक अदिश राशि है। चलो सही चल रही है वीडियो, ठीक है भाई, शायद उनकी में कोई दिक्कत हो रही होगी, बाकी वीडियो सही है। तो ये दो हमने क्वांटिटीज को कवर कर लिया, चाल को कवर कर लिया और वेग को कवर कर लिया। अब देखिए कुछ कुछ चाल के प्रकार होते हैं, चाल के कहिए या वेग के कहिए, ये दोनों एक ही बात होती हैं, मतलब प्रकार के तौर पे। तो चाहे चाल के प्रकार हों, वेग के प्रकार हों, दोनों एक ही बात होंगी। तो आप वेग के प्रकार पढ़ लो या चाल के प्रकार पढ़ लो, बाकी वही वेग के प्रकार होंगे। तो हेडिंग डाल लो चाल के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीड। चाल के प्रकार कितने होंगे, स्पीड के प्रकार कितने होंगे। तो देखेंगे आप एक बार स्पीड के प्रकार। एक होती है आपकी समान चाल, एक होती है आपकी समान चाल, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वेग हो जाएगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे, एक समान वेग बोल देंगे, ठीक है। तो स्पीड वेग के लिए भी वही है प्रकार, प्रकार वेग के भी उतने ही बनेंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार से चले, जब कोई वस्तु इस प्रकार से चले कि वो
समान समय में समान दूरी तय करे। समान समय में समान दूरी तय करे। तो समान चाल का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। समान समय में समान दूरी, ठीक है। यानी कि अगर वो पहले 10 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो अगले 10 सेकंड में भी 50 मीटर ही चलेगी। अगला सवाल, दूसरी चाल कैसी होती है? असमान चाल। दूसरी होती है आपकी असमान चाल, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है जब कोई भी वस्तु या तो समान समय में असमान दूरी तय करे, ध्यान से देखना, या तो समान समय में, बहुत आसान है समझने में, समान समय में असमान दूरी तय करे, ठीक है। समान समय में असमान दूरी तय करे। भाई इंग्लिश वाले भी समझते होंगे, समान का मतलब इक्वल और असमान का मतलब अनइक्वल। या वो असमान समय में समान दूरी तय करे, ठीक है। या फिर दोनों ही असमान हो, ना तो टाइम सेम है ना ही उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस सेम है, ठीक है। बोलो आगे बात आपको समझ में? तो अगर कोई भी वस्तु, मतलब कोई सी भी चीज अगर एक भी असमान है, अगर कोई सी भी एक भी चीज अनइक्वल है, तो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में बहुत ज्यादा कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर किसी वस्तु की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? एक समान गति या असमान गति? ये ग्रुप डी का सवाल है। तो भाई भीड़ भाड़ वाली सड़क में आप खुद सोचो, आप भी अगर बस के ड्राइवर हैं तो ये बिल्कुल फिक्स है ही नहीं कि मान लो पहले 10 सेकंड में आपने 100 मीटर चलाई है तो अगले 10 सेकंड में भी आप 100 मीटर चलाएंगे। भाई कैसे चला लोगे? अगर मान लो बहुत सारी भीड़ है तो गति को जबरदस्ती सेम बनाने के लिए उनके ऊपर बस थोड़ी चढ़ा दोगे आप। हो सकता है कुछ भी ना चलो अगले 10 सेकंड में। तो यहाँ पे समान समय में असमान दूरी हो गई। तो कोई भी चीज अगर एक असमान है तो फिर ये कहेंगे कि आपकी चाल जो है वो पूरी की पूरी ही असमान है। चलिए शुभम, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सवालों की चिंता मत किया करिए। पहले तो मैं कहूंगा कि आप थ्योरी अच्छे से क्लियर कर लो, सवाल चाहे जिस तरह से पूछेगा आप करके आ जाओगे। बाकी मैं हर दिन तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता ही हूं। तो इस टॉपिक के बाद में हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। चलो, तो ये हो गई दो तरह की चाल, एक तो समान और एक असमान चाल। अब देखो एक अगली चाल आती है जिसको बोलते हैं हम ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल यानी कि इंस्टांटेनियस स्पीड। इंस्टांटेनियस स्पीड क्या होती है? देखो समझो, जैसे मान के चलो तुम किसी रास्ते पे गए और शाम को आए, अपने दोस्त से मिले, तुम्हारा दोस्त हालचाल ले रहा है, हाँ भाई कहाँ घूम के आया? तुमने कहा मैं मार्केट गया था। अब आपका दोस्त कहता है अच्छा यार तो एक बात बता, जब तू मार्केट गया होगा तो रास्ते में एक रेड लाइट मिली होगी। तुम कहोगे बिल्कुल ये रेड लाइट थी। तो वो पूछेगा जब तूने इस रेड लाइट को पार किया, मतलब मान लो ये ग्रीन थी, तो जब तूने इसको पार किया तो उस समय तेरी चाल कितनी थी? अब देखो ये है रेड लाइट, तुमने इसको कहां पार किया? यहां किसी गति से पार किया होगा। रेड लाइट के खंबे की मोटाई कितनी सी है? इतनी सी है। एक बात बताओ, क्या तुम उसे पार करते समय क्या ऐसा कर सकते हो? मान लो ये रेड लाइट का खंबा है, ये इतना मोटा खंबा है बस, तो तुम इसको पार करते समय अपनी गति को बदल लो कि आ रहे हो तुम 30 से और जाओ 60 से। ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो बहुत छोटा सा है खंबा और उसको पार करने में आपको नैनो सेकंड्स लगेंगे। तो
ये गति होती है किसी एक क्षण पे, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे गति होती है, इसको हम बोलते हैं ताक्षणिक चाल, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और ये केवल एक ही संभव है। तो ताक्षणिक चाल का मतलब होता है कि एक क्षण पर चाल, एक क्षण पर चाल। आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। एक क्षण पर चाल यानी कि स्पीड एट एन इंस्टेंट। वो बोलेगा कि स्पीड एट एन इंस्टेंट, इंस्टेंट, बस इतना हो गया, ठीक है, स्पीड एट एन इंस्टेंट। चलो राहुल, बहुत सारा आभार भाई, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, बहुत बढ़िया। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, वाकई लाजवाब बच्चे हैं आप सभी। आप सभी के लिए भी बहुत सारा आभार। और अगर ऐसे ही हम लोग साथ में मिलकर रहे चले तो भाई, जब आप लोग इतना भरोसा दिखाते हैं तो फिर मेरी भी कोशिश होती है कि आप सभी के लिए जी जान लगाई जाए। हर संभव मेरी कोशिश है कि ना थ्योरी में कुछ छुड़वाया जाए, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ लगाएं। बाकी प्रैक्टिस में भी आपको वो चीज़ें करवा दी जाएंगी। बस आपका काम रह जाएगा रिवीजन करना। ध्यान से तो पढ़ते ही आप, रात के 9 बजे अगर आप क्लास ले रहे हैं तो फिर ध्यान से ही पढ़ रहे हैं, बस रिवीजन करना और रह जाएगा। तो नोट हो गया होगा सभी का, आशा करूंगा। अब आगे आप देखें, एक और आपकी चाल रह जाती है, एक चौथे तरह की चाल और रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एवरेज स्पीड। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो क्वेश्चन पूछे जाने के नजरिए से इंपॉर्टेंट होंगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे मैं एक टॉपिक उठाऊंगा ग्राफ, वहां पे मैं आपको इनके माध्यम से समझाऊंगा ग्राफ, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज वहां पर याद होनी चाहिए पहले से। हो सकता है यहां से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने, लेकिन ग्राफ को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ग्राफ से सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चीजें हर इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, औसत चाल क्या होती है, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। जब आप कहीं गए थे, आपके दोस्त ने पूछा कि उस रेड लाइट को क्रॉस करते समय आपकी चाल कितनी थी, वो इंस्टेंटेनियस थी। लेकिन मान लो आपका दोस्त बोले कि जब तू घर से चला और जब तू मार्केट पहुंचा तब तेरी चाल कितनी थी, तो आप सोचोगे यार, वो पूछेगा पूरी यात्रा के दौरान कितनी चाल रही, तो तुम कहोगे यार इसको कैसे जवाब दूं मैं, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान तो मैंने 50 बार अपनी चाल को बदला था। भाई रोड खाली था तो मैंने चाल को बढ़ाया भी, मुझे कोई स्कूटी दिखी उसका पीछा करने के लिए मैंने चाल को बढ़ाया भी, ब्रेकर आया तो मैंने चाल को घटाया भी। अब मैं इसे कैसे जवाब दूं? तो जब भी हम बहुत सारा डेटा हमारे पास हो, बहुत सारे जवाब हों, लेकिन सामने वाले को एक जवाब चाहिए, तो हम एक चीज़ की मदद लेते हैं, मैथ्स के कॉन्सेप्ट की मदद लेते हैं, जिसका नाम है औसत यानी कि एवरेज, ठीक है। एवरेज की हेल्प लेते हैं, औसत की मदद हम ले लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं। मान के चलिएगा आपने सोचा कि यार मेरे को जहां तक याद है 20 तरह की चाल मुझे याद है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि वो सारी की सारी 20 चाल लिख लोगे, ये सारी की 20 चाल हैं, और आप क्या करोगे कि उनको जोड़ के 20 से भाग दे दोगे और जो भी उत्तर आएगा अपने दोस्त को आंसर बता दोगे। ये होती है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या होती है? एक आइडिया देती है कि भाई वैसे मान के चलो कभी आपकी चाल 75 भी रही, कभी आपकी चाल मान लो इससे घट के 74 हुई, कभी बढ़ के 76 भी हुई, तो एवरेज कितनी रही? 74। इन तीनों का एवरेज निकालोगे 74। इसका मतलब हो सकता है कभी इससे थोड़ी बहुत घटी भी हो, कभी थोड़ी बहुत बढ़ी भी हो, या एवरेज मतलब एक बीच का नंबर हो गया। जैसे अगर हम 9 का, 10 का और 11 का एवरेज निकालेंगे 10 आएगा, तो इसकी चाल कभी घटी भी होगी और कभी बढ़ी भी होगी। ये बात बताती हमें एवरेज चाल यानी कि औसत चाल, ठीक है। एक बार बताएं जरा थम्स अप करके कि समझ में आ। ठीक है, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। अब देखिए, तो औसत चाल का आप कॉन्सेप्ट समझ गए, लेकिन पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पेपर में औसत चाल से क्या पूछा जाएगा समझिए। तो मैथ्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं औसत चाल का कि कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी और कुल समय,
टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये आपको औसत चाल दे देगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो क्या कहलाएगा? औसत चाल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। मैथ्स में बहुत अच्छा सवाल बनता है, जैसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति ए से लेके बी तक जाता है, ठीक है, और ये दूरी है मान लो 15 किलोमीटर, और जाते समय उसकी जो चाल है ये 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब वो वापस लौटता है और यहां तक ही आता है, और आने के समय उसकी जो चाल है ये है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए इसकी औसत चाल कितनी होगी, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? यही क्वेश्चन बनता है। तो वैसे तो ये प्रॉपर फॉर्मूले से ही सॉल्व होता है कि हम यही फॉर्मूला लगाएं, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन अगर तुम इस फॉर्मूले को लगाओगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। इसलिए आप क्या करते हो, बिल्कुल डायरेक्ट इसको करो। एक फॉर्मूला याद रखो, 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे पहली चाल प्लस दूसरी चाल। ये फॉर्मूला केवल तब लगेगा जब 2 अलग अलग चाल हो परंतु उन चालों के द्वारा तय की गई दूरी समान हो। ये हर उस जगह फॉर्मूला लगाएंगे और इसी से केवल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे लिखेंगे आप? 2 गुणा V1 कितना है आपका 10 और V2 कितना है आपका 30। V1 कितना है 10 और V2 कितना है 30। तो 10 दूनी 20 और 20 में 30 की गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा, और 30 और 10 40 हो जाएगा, इससे इतने बार, और आंसर आ जाएगा आपका 15 किलोमीटर पर आवर। देखो मैथ्स के हिसाब से रेशियो लगाते तो 30 और 10 का जो रेशियो आता, एवरेज आता, औसत आता, ये 20 आता, लेकिन उस तरीके से नहीं सॉल्व होता है ये। इसका अपना फॉर्मूला है और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा 15, परंतु ऑप्शन मिलेगा आपको पहला 20। तो जरा बताइए एक बार कि फॉर्मूला समझ में आ गया? अंकुर कहते हैं समझ आ रहा है सर, थैंक यू। अयोध्या से अंकुर यादव का ढेर सारा प्यार, लव यू, बहुत सारा प्यार भाई। डेफिनेशन इंग्लिश में भी आपको नहीं लिखनी है, आपको तो बस एक ही लैंग्वेज में लिखनी है। मुझे थोड़ा दोनों तरह के बच्चों का ख्याल रखना है भाई, इंग्लिश वाले भी हैं हिंदी वाले भी हैं, मैं उनके हिसाब से लेके चलता हूँ। एक बार नोट करिए, बताइए अगर समझ में आ गया हो तो, और एक क्वेश्चन का आंसर करिए। और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कोई व्यक्ति मान लो ए से लेके बी तक 10 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर से तय करता है, और फिर बी से लेके सी तक अगले 10 किलोमीटर की दूरी मान लो 50 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो इसकी औसत चाल बताइए, इसकी औसत चाल बताइए, बताओ। इस कलर से ले लेते या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कलर हो जाएगा ताकि दोनों क्वेश्चंस में अंतर रहे। लगाइए फॉर्मूला, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है यार, वैसे भी ये तो मैथ्स में आपने अवश्य कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जरूर। तो बहुत बढ़िया, आप सभी का आंसर आ रहा है। देखते हैं कि किस किस का आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप कहेंगे कि 2 गुणा पहली चाल, 2 फॉर्मूले में है। अब देखो समान दूरी है, समान दूरी है, चाल अलग अलग है, तो दोनों चालों की गुणा कर दो, 30 गुणा 50, और नीचे दोनों चालों को जोड़ देंगे 30 प्लस 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60,
60 गुणा 50 और 50 और 30 हो जाएगा 80, 0 से 0। अब इसको ऐसे कर लो, एक काम करो 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा, 300/8। तो ये पॉइंट में आंसर आएगा। यहाँ काटोगे 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 6 आ जाएगा, 8 सत्ते 56, 4 आ जाएगा, 8 पंजे 40। तो 37.5 किलोमीटर पर आवर, जो यूनिट दे रखी है वही यूनिट हम लिख देंगे, 37.5 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, थोड़े टाइम से क्लास स्टार्ट किया करिए। देखो भाई पंकज, पूरी कोशिश होती है कि क्लास टाइम से स्टार्ट हो, कभी भी मन से क्लास लेट नहीं की जाती है। आपको शायद पता हो मैं दिल्ली जल बोर्ड में भाई गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी जितनी मतलब मेरे पास समय है सुबह और शाम का, उतनी क्लासेस मेरी सफिशिएंट लग चुकी थी। इस क्लास के लिए सच बताएं तो फिर मतलब सर ने बोला कि भाई मेरा 2018 वाली भर्ती जो थी उसमें सिलेक्शन भी हुआ था कि भाई इस क्लास में तुम ही फिजिक्स लो, थोड़ी टेक्निकल भी है, तो इस क्लास के लिए बस समय निकालना है आपके लिए कैसे भी करके। ना तो सोचिए पूरे दिन क्लास, सुबह की क्लास लेके जाना 3-3, फिर पूरे दिन ऑफिस, फिर 1 घंटे की ड्राइव करके, उतनी हिम्मत ज़्यादा नहीं बचती है। तो लेट होने का कारण कभी कभी ये होता है कि रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, या दूसरा कारण कभी कभी कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है तो 8-10 मिनट आपकी क्लास लेट हो जाती है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन भी लेट होगी, चाहे जो भी मेरी स्थिति हो, मैं आपकी क्लास ज़रूर एक्स्ट्रा समय ले लूँगा। मतलब अगर मेरी क्लास 8:30 से शुरू हुई है तो फिर मैं आपकी पूरी क्लास 9:30 तक ले लूँगा। समय का मैं कभी कोई लॉस नहीं करूँगा। मैं अपने मामलों में खुद ही सिंसियर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर कोई वजह ऐसी आ गई तो फिर उसके लिए ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ भाई। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, अगर ऐसी कोई हो सकती है। बस मैं उसमें इतना ही करूँगा कि आपके समय की कंपनसेशन कर सकता हूँ कि आपके टाइम का कोई भी लॉस ऐसे केस में ना हो। चलो आगे देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका औसत चाल और ये हो गए चाल के प्रकार। तो ये हमारी 4 राशियां हो गई, और अगली राशि एक पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब राशि है, एक बड़ी ही शानदार राशि है इस चैप्टर में, जिसका नाम है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है आपका, जैसे मानो आप बैठे हो बाइक पे अपने दोस्त के साथ, आप चला रहे हो आराम से, गाने गाने गुनगुनाते हुए मस्त मस्त धीमे धीमे। अचानक से आपके दोस्त ने आपका कंधा दबाया और बोला कि चल भाई स्पीड बढ़ा दे, एक्सीलेटर बढ़ा दे, एक्सीलेटर दे दे। तो तुम समझ जाओगे कि ये हमसे गति बढ़ाने को कह रहा है, उसकी स्पीड बढ़ाने को कह रहा है। तो आप कहीं ना कहीं फिजिक्स की टर्म्स को यूज करते हो जनरल लाइफ में भी, यानी कि स्पीड को बढ़ाने को, किसी वस्तु के वेग को बढ़ाने को, स्पीड मत कहिए, वेलोसिटी कहिए, ज्यादा सही रहेगा। वेग को बढ़ाने को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु का वेग बढ़ेगा तो हम कहेंगे ये वस्तु में त्वरण आ रहा है, त्वरित हो रही है। और वेग हमेशा समय के साथ बढ़ेगा। अगर मान लो किसी वस्तु ने वेग बढ़ाया अपना, वो 20 पे चल रही थी और 50 कर दिया मात्र 2 सेकंड में, और एक वस्तु है जिसने 20 से 50 हुई लेकिन 50 सेकंड ले लिए, तो ताकतवर कौन है? ताकतवर वो है जितने कम समय लिया। तो समय का भी ध्यान रखना है, यानी कि हम ये देखेंगे कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, यानी कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी, और ऐसा करने में कितना समय लगा है, ऐसा करने में कितना समय लगा है, टाइम टेकन। इस चीज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी कि त्वरण बोलते हैं, और इसे हम ए से दिखाते हैं, छोटे ए से। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे बने, तो डेफिनेशन हमें बिल्कुल नहीं रटनी है। हम बस क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि अभी अभी हमने सीखा था कि अगर किसी भी राशि में समय का भाग लग रहा है तो उस राशि के साथ दर शब्द अटैच कर दो, परिभाषा तैयार है। तो देखिए कैसे बोलोगे आप कि वेग, आप कहोगे वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, भाई वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तैयार हो गई परिभाषा। अच्छा जी, अब कोई तुमसे पूछे इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या होगी, तो बड़े ही लाजवाब तरीके से आप आंसर करेंगे कि भाई मात्रक कहां से बनेगा, इसका मात्रक बटे इसका मात्रक। अब वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होगा, अरे भाई जो परिवर्तन का मात्रक है, जो वेग का मात्रक है, सॉरी, परिवर्तन का मतलब है दो चीजों को घटाया है। भाई लीटर में से लीटर घटाओगे, लीटर ही तो बचेगा। 4 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी बाहर निकाल लो, 3 लीटर ही तो पानी बचेगा। तो वेग में से वेग को घटाओगे, वेग का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो भैया सीधा भी रट सकते हो, मीटर पर सेकंड। अभी मैंने वेग का मात्रक रखा है, बस ये केवल वेग का मात्रक रखा है। अब मैं समय का मात्रक रखूंगा, तो समय का मात्रक सेकंड है। वो अलग बात है कि ये सेकंड इस वेग के मात्रक में आया है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर बनेगा आपका मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। और शॉर्ट में इसको कैसे लिख देते हैं, भाई मीटर का सिंबल है m, सेकंड का स्क्वायर है s की पावर 2। या इसको अगर ऊपर लेकर जाओगे तो देखो, अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस की। जब पहले तुम पावर अपने से लिखोगे तो ये प्लस में ही होगी, प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऊपर जाके ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, आशा करूंगा समझ गए होंगे आप मेरी बात को। अब तुमसे कोई कहे इसका मात्रक बता दो, मात्रक तो हो गया विमा। तो अगर आपको मात्रक आता है तो विमा फिर आपके लिए हंसी खेल है। भाई मीटर के लिए लिखोगे L और समय के लिए लिखोगे T, तो L T की पावर L बटे T की पावर 2, और यही ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस की 2। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही डायमेंशंस अपने आप में सही हैं। अजय कुमार हो गए, लोचन प्रसाद हो गए, इन सभी दोस्तों का बढ़िया एकदम आंसर आया है। ठीक है, mt-2 आएगा। ये क्या कह रहे हो यार, mt-2 तो कुछ नहीं आएगा। भाई सेकंड के लिए शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं यार, ये तो मात्रक को शॉर्ट में लिखा है, ये विमा है। विमा अलग चीज होती है, मात्रक को शॉर्ट में लिखना अलग चीज होती है। भाई ऐसे कैसे गड़बड़ कर रहे हो, चीजों को समझो। चलो बहुत ही बढ़िया, तो ये हो गया मात्रक। अब बात आती है कि ये सदिश राशि है, अदिश है, ये बड़ी गहरी बात है। तो फिर से वही जुगाड़ लगाओ। देखो वेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि के लिए क्या लिखोगे, माइनस। समय एक अदिश राशि है, अदिश के लिए लिखोगे प्लस, और प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस, यानी माइनस आ रहा है। तो ये एक सदिश राशि है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो एक बार सभी दोस्त इसे नोट कर लेंगे फटाफट से और थम्स अप करेंगे कि हाँ, हमें ये पूरी बात समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। चलो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हमने कहा कि वेग का परिवर्तन है। अब यार परिवर्तन का मतलब क्या है भाई,
भाई हम कहते हैं अगर वेग का परिवर्तन है, वेग का परिवर्तन है यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब तो है कि वेग बढ़ भी सकता है और वेग घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तो वेग बढ़ रहा होगा या तो वेग घट रहा होगा। तो ये बताओ कि घटने पे क्या होगा और बढ़ने पे क्या होगा। तो वेग के बढ़ने पर, अगर देखो वेग बढ़ता है, बढ़ने पर, वेग के बढ़ने पर, तो तुम इसको त्वरण ही बोलते हो, इसका नाम एक्सेलरेशन ही रहता है। लेकिन अगर वेग घटता है, भाई तुमने ब्रेक मारे, तो ब्रेक मारने पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है ये क्या होगी, घटेगी। तो घटने पे तुम इसको ऋणात्मक त्वरण कहते हो, या तो तुम कहो कि ये ऋणात्मक त्वरण है, ठीक है, ऋणात्मक त्वरण है, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, शॉर्ट में लिख दिया। या फिर तुम इसी को, ऋणात्मक त्वरण को ही हम दूसरे शब्दों में मंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं, यानी कि ये होता है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन भी हम इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एग्जैक्टली ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए अगर किसी वस्तु का वेग घट रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे या मंदन। तो तुम कहोगे इसको हम रिटार्डेशन यानी कि मंदन कहते हैं। चलो, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ इसको नोट डाल के लिखेंगे। नोट का मतलब फिर ये चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछी गई हैं और आपके में भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो यहां तक हो गया आपका 5 राशि, आपकी दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। अब आगे हम चलते हैं, जो जितना भी अभी तक हमने राशियां पढ़ी हैं इन सब के बीच में इनको जोड़ने वाले कुछ समीकरणों की तरफ, और वो समीकरण कहलाते हैं आपके गति के समीकरण। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती हैं, जितने पैरामीटर्स अब तक हमने पढ़े हैं। भाई मान लो कोई व्यक्ति ये गणना करना चाहता है कि अगर एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से चली है और इसकी गति 4 सेकंड में 10 से बढ़कर 20 हो जाती है, तो इसका त्वरण कितना है, एक्सेलरेशन कितना है। या कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर कोई वस्तु मान लो 10 मीटर पर सेकंड से चलती है और इसका त्वरण, मतलब इसकी गति लगातार बढ़ रही है, यानी कि इसमें त्वरण आ रहा है। देखो गति का घटना या बढ़ना तुरंत समझ लेना, इसमें त्वरण आएगा या मंदन आएगा। और मान लो इतने समय तक गति करती है तो इतनी देर में कितनी दूरी चलेगी। या कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि अगर इतने मीटर पर सेकंड से शुरुआत करे, इतना इसमें त्वरण हो, इतनी दूरी चल गई हो, तो अंतिम वेग कितना होगा। तो ये सब चीजों के लिए हमने क्या किया, गति के समीकरण बना लिए। तो गति के समीकरण किस किस के बीच में संबंध देंगे। अब देखो वेग 2 होंगे। भाई मान के चलो कि मैं यहां से चला और यहां मेरा वेग था 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां तक जाते जाते मैंने अपने वेग को लगातार बढ़ाया और ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। इतनी देर में मान लो मैंने 20 मीटर दूरी चली और मुझे समय लग जाता है 5 सेकंड, समय लग गया 5 सेकंड, और लगातार मेरा वेग बढ़ा है तो त्वरण भी आया होगा। तो जो आपका शुरू का वेग होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जो आप अपनी शुरू की यात्रा में रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि ये हो ही, भाई ये 0 भी हो सकता है। अगर कोई वस्तु रेस्ट से चल रही है, मान लो मैं तो अब चल रहा हूं, तो अभी तो मैं रेस्ट में हूं ना, तो अगर मैं रेस्ट से चलूंगा तो मेरा वेग 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग को हमेशा मैं u से दिखाऊंगा। अब जो मेरा ये वेग है, ये वाला, ये है अंतिम वेग, ठीक है। ये क्या है, अंतिम वेग, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी को मैं दिखाऊंगा v से। अब मान लो इस यात्रा के दौरान इसने कुछ दूरी चली, तो जो चली गई दूरी है
या आप विस्थापन कहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, विस्थापन या दूरी। तो डिस्प्लेसमेंट है अगर, तो उसे मैं दिखाऊंगा S से, और इस यात्रा के दौरान जितना भी समय लगा है, जितना भी टाइम लगा है, उसको मैं T से दिखाऊंगा। और अगर मेरी चाल बीच में कहीं घटी है या बढ़ी है तो निश्चित ही त्वरण भी आया होगा। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ही लिख देते हैं, उसे मैं A से दिखाऊंगा। अब हमें बनाने हैं समीकरण। अब समीकरण हम कैसे बनाएं भाई, हम कोई साइंटिस्ट थोड़ी है। तो हमने एक वैज्ञानिक साहब से गुहार लगाई, बड़े ही शानदार से वैज्ञानिक, आपने बहुत कम नाम सुना है लेकिन खोज इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, और इनका नाम है गैलीलियो। हमने गैलीलियो साहब से कहा कि हमें इनके बीच में एक संबंध दो ताकि जो मैं चाहता हूं मुझे वो मिल जाए। तो गति के समीकरण की खोज किसने की? गैलीलियो साहब ने। कुछ लोगों के लेफ्ट साइड बड़ा दर्द हुआ होगा क्योंकि वहां दिल होता है, और अक्सर जब हम न्यूटन साहब की जगह गैलीलियो का नाम सुनते हैं तो दिल पे दर्द होता है। तो आप याद रख लो कि गति के समीकरण जो है वो गैलीलियो ने ही दिए थे, नियम नहीं दिए थे, नियम नहीं दिए थे। ठीक है। विवेक पूछ रहे हैं यार सर वेग क्या है? भाई विवेक देखो, अगर तुम बीच में से जुड़े हो तो फिर तुम पीछे से एक बार क्लास देखो, और अगर सारी क्लास लेने के बाद भी वेग पूछ रहे हो तो फिर बहुत बड़ी कमी है कहीं ना कहीं, फिर तुमने कुछ भी ध्यान से नहीं देखा। और वेग तो आज ही पढ़ाया था यार, वेलोसिटी तो आज ही पढ़ाई है, या तो तुम बीच में से जुड़े हो बिल्कुल, या शुरू से क्लास देख रहे हो तो फिर थोड़ा सा ध्यान से नहीं देख रहे। अब गति के हमारे 3 समीकरण होते हैं, कौन कौन से? तो गैलीलियो साहब ने हमें 3 समीकरण दिए। तो आप लिखेंगे, इनको ऐसे ही जाना जाता है और ये फिक्स है कि ये प्रथम ही समीकरण होगा, ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसा नहीं है कोई से भी समीकरण को आप कहीं भी रख दें। फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या देती है हमें? v बराबर u प्लस ए टी, यानी अंतिम वेग जो होगा वो प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुणा समय होगा। यानी कि अगर कोई वस्तु किसी शुरू की वेलोसिटी से चलती है, इतना उसका एक्सेलरेशन है, बीच में इतने समय तक चली, तो इतनी फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी। ये बताता है हमें ये समीकरण। ठीक। अच्छा, गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? दूसरा समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इक्वेशन को EQN। तो दूसरा समीकरण है आपका S बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये एज इट इज ऐसे ही याद रखना, कहां से आते हैं, डेरिवेशन हैं सबकी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है यहां याद रखने की। और थर्ड इक्वेशन जो है हमारी, जो हमारा तीसरा समीकरण है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सवाल कैसे बनेगा? पहला चांस है सवाल बनने का सीधा सीधा, कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा गति का पहला समीकरण है, या कौन सा गति का दूसरा समीकरण है, या कौन सा गति का तीसरा समीकरण है। दूसरा चांस होता है कि क्वेश्चन बनेगा कि बताओ गति के समीकरणों की खोज किसने की? तो ये न्यूटन साहब ने नहीं की, गैलीलियो साहब ने की थी। तीसरा सवाल देखो, आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि इनमें से कौन सा गति का समीकरण सही है, कौन सा गति का समीकरण सही है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन होंगे v बराबर u प्लस ए टी, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो कहता हूं ये संभव ही नहीं है ये बता पाए कि हम भाई इतने सवाल बन सकते हैं, इस तरह के बन सकते हैं, सारे नहीं बताए जा सकते, क्योंकि लाखों तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं तो इन्हीं से 1000 सवाल बन जाएंगे। लेकिन मेरा वादा है अगर तुम्हारी थ्योरी क्लियर है तो मैं ये तीनों समीकरण आते हैं, हल्का फुल्का प्लस माइनस करना आता है तो तुम कर ले जाओगे। जैसे देखो इसी क्वेश्चन को देखो, S बराबर UT प्लस 1/2 AT, C है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s, और D है आपका v बराबर u गुणा AT। तो बताओ कौन सा समीकरण सही है? थोड़ा थोड़ा कमी है, यहाँ स्क्वायर की कमी है, यहाँ a की कमी है, माइनस भी चल जाएगा, अगर मंदन है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ a की कमी है,
और यहाँ प्लस या माइनस की कमी है। देखो अगर ए के साथ अगर त्वरण है, वेग बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ती है तो प्लस लोगे, हर जगह ए है यहाँ, है ना। यहाँ प्लस कब लोगे? जब वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर वेलोसिटी घटेगी तो ए माइनस में आएगा, तो यहाँ माइनस भी चल सकता है, माइनस की वजह से गलत मत कर देना। लेकिन यहाँ तो ए ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से केवल कौन सा समीकरण सही है? पहला समीकरण सही है। इनको गैलीलियो के समीकरण भी कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया लोचन प्रसाद जी, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। तो एक तरीका ये हो गया क्वेश्चन बनने का। अगर नोट हो गया हो तो फिर एक तरीका और मैं बताऊंगा, और वो है गति के समीकरण पे न्यूमेरिकल। तो जल्दी से आप नोट करिए और थम्स अप करिए कि हाँ हमारा नोट हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा इनसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये बात भी सभी को समझ में आ गई। अब देखें इससे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल है, सब प्रीवियस ईयर है, और क्वेश्चन कहता है कि एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। तो लोको पायलट पे आप न्यूमेरिकल की उम्मीद तो बिल्कुल करेंगे, सीबीटी 1 में भी और 2 में भी आसान आसान सवाल रहेंगे। अचल स्थान से चलकर, अब देखो हिंट मिलेगा सवाल में, अचल स्थान से चलकर। भाई अचल स्थान से चल रही है मतलब वो स्थान ऐसा था जो चल नहीं रहा था। तो सोनी भी नहीं चल रही थी। तो सोनी नहीं चल रही थी तो प्रारंभिक वेग क्या था? सोनी का 0 था। जो भी डेटा जहां से मिले लिखते चलो। साइकिल के द्वारा 30 सेकंड में, समय कितना लगता है? 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अब उसका वेग अगर 6 मीटर पर सेकंड हुआ है तो ये अंतिम वेग ही है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें, एक्सेलरेशन इसका बताएं। तो बताइए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन? तो त्वरण हो जाएगा। अब तुम ये सोचो इन चारों पैरामीटर्स में कौन सा समीकरण संबंध देता है। जैसे अक्सर बच्चों का यही डाउट होता है कि भैया ये कैसे पता करें कौन सा समीकरण लगेगा। तो मैं कहता हूं हमेशा आप सारा डेटा लिख लो, और डेटा लिखने के बाद अच्छे से ये देख लो कि इन चारों के बीच में कौन सा समीकरण लगेगा। देखो पहला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। दूसरा एस नहीं है, तीसरा एस नहीं है। तो इसमें गति का पहला समीकरण लगाएंगे हम, v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है? 6 मीटर पर सेकंड। u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू है 30। तो 6 बराबर ये हो जाएगा a गुणा 30। ठीक है। तो जो चीज गुणा में होती है वो यहाँ भाग में आती है। ये गुणा भाग आपके थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और 6 से कट गया 5 बार। अब 5 आंसर मत कर देना, ये 1/5 आया है क्योंकि 5 नीचे है, और 1/5 का मतलब 0.2 होता है, और यूनिट रहेगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 0.2 दो ऑप्शन है, एक में सेकंड स्क्वायर ऊपर है, एक में नीचे है। अब देखो हम भी दोनों तरह से रख लेते हैं। भाई अगर तुम इसको नीचे ऊपर रखना चाहोगे तो ऊपर तो ये पावर माइनस की 2 हो जाएंगी, जो प्लस की 2 है वो ऊपर जाके माइनस की 2 हो जाएंगी। तो ऊपर लिखोगे तो -2 होना चाहिए था, यानी ये तो गलत है। सही कौन सा है आपका? ये। ठीक है। नहीं अमित भाई, हमारे पास ट्रेड की क्लास नहीं मिलेंगी, इंजीनियरिंग साइंस वाला सेक्शन जरूर आपको कराया जाएगा। तो आसानी से आपने आंसर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाविक से रेखा में नियत दर से
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, यहाँ स्क्वायर करना अगर त्वरण है तो 8 सेकंड तक गति करती है। नाव स्थिर अवस्था से शुरू होती है, यानी प्रारंभिक गति 0 है। त्वरण कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय कितना दिया हुआ है 8 सेकंड। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बताओ ये चारों चीजों में कौन सा समीकरण संबंध देगा? बस दूसरा ही समीकरण संबंध देगा, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या है निकालनी है, u की वैल्यू 0 है और t की वैल्यू 8 है, प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है 3 है, और t का स्क्वायर यानी 8 गुणा 8। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 बार कट जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। 0 प्लस 4 × 12, 12 × 8 96, और जब तुम इसमें 96 में 0 जोड़ोगे तो 96 आंसर आएगा। मेरे हिसाब से तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं थी, अगर हम ऑप्शन पे नजर मार लेते। बस हमसे यूनिट पूछी थी, किसकी? दूरी की। तो दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। आराम से हमारा आंसर आ सकता था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हो गए आपके लिए गति के समीकरण के क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बाकी मैं कहूँगा हमेशा इस बात की कभी चिंता मत करिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हालांकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपको करवाता रहूंगा, लेकिन फिर भी हर तरह के क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते हैं। परंतु मेरा वादा है, जो आप थ्योरी अच्छे से कर लेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी सवाल आ जाए आप उसको कर ले जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस भी हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए, आज ये आपका गति चैप्टर का एक पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर हम बेसिक पार्ट की बात करें तो बेसिक पार्ट गति चैप्टर का लगभग खत्म है। और अगर हम कांस्टेबल स्तर पे देखें इस चैप्टर को, तो हम इतना कभी नहीं सीखते। इसमें भी हमने जैसे चाल के प्रकार हो गए, त्वरण को थोड़ा गहराई से जाके सीखा है, गति के समीकरण पे सवाल, ये सब एडवांस स्तर की ही चीज़ें हैं। और कल जो टॉपिक शुरू होगा यानी कि ग्राफ, वो तो बिल्कुल ही एडवांस स्तर का है। या उससे पहले कुछ और चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे, ग्राफ बाद में कर लेंगे। जो भी होगा वो आपको कल पता लग जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।